तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग अपना क्लास शुरू करें। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे, याद है ना? हाँ, कंपनीज में इशू एंड फोरफीचर वाला कर रहे थे। आज का पहला काम हमारा रहेगा, हम लोग कंपनीज के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर में, कई बार ये लोग बोलता है इशू का कहानी सुना के कि भैया बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होगा, इसका कहानी आता है कई बार, और आगे भी लगेगा ही। तो थोड़ा बात करते हैं। देखो, बैलेंस शीट तो आप लोग सबको ही बचपन से बना ही रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बचपन से जो आप बैलेंस शीट बना रहे थे ना, वो तो टी शेप में बना रहे थे ना। अरे बोलो यस सर कि नो सर। तो टी शेप में है। आपका राइट हैंड साइड में सारा क्या लिखते थे आप लोग? एसेट्स। और लेफ्ट हैंड साइड में सारा लायबिलिटीज। और फिर लास्ट में बैलेंस शीट आपका टैली हो जाता था। यही हिसाब था। बट एक चीज समझो, जो कंपनीज है ना, कंपनीज गवर्नड है, मैंने पहले भी बोला था, कंपनीज एक्ट 2013 से। तो इनका जो फाइनल अकाउंट्स बनता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी तुम जिसको पीएल बैलेंस शीट बोलते हो, वो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनता है। कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर आएगा शेड्यूल 3। कौन सा शेड्यूल बोला सर? शेड्यूल 3 में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दे दिया है। मतलब पीएल और बैलेंस शीट का क्या दे दिया है? फॉर्मेट ही बना के दे दिया है। अब जब लॉ में ही फॉर्मेट दे दिया है, तो हम लोग लॉ का बात तो उल्लंघन कर नहीं सकते, तो हमको फाइनल अकाउंट्स उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। आगे समझो, जब मैं शेड्यूल 3 खोला, मेरे को पता चला कि हमको तुमको पढ़ाना है, तो मैं शेड्यूल 3 जरा खोल के देखा कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं देखा शेड्यूल 3 में ना, वो लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है, या दो डिवीजन में बांटा है। पहला वाला को नाम दिया है डिवीजन 1, और दूसरा वाला को नाम दिया डिवीजन 2। दो पार्ट में तोड़ रखा है। हम बोले ये दो पार्ट क्या, डिवीजन क्या है? तो मैं खोल के देखता हूं कि डिवीजन 1 में इन्होंने बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट दे रखा है, और मजा का बात है डिवीजन 2 में भी बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट दे के रखा है, और दोनों फॉर्मेट अलग है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं बोला भाई कंपनी है तो कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए तुम्हारे लिए, और हमको कौन सा फॉर्मेट मिल गया? दो फॉर्मेट मिल गया। तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि बच्चा को पढ़ाना कौन सा फॉर्मेट है। तो मैं ये पहले समझ गया कि दो फॉर्मेट दिया ही क्यों है। तब जब मैं थोड़ा और पढ़ा, तो मेरे को पता क्या चला कि जैसे आप जानते हो हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और आज के दिन में हमारे देश में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक हमारा पुराना वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको सिंपली हम लोग एएस बोलते हैं, अरे सुना है ना नाम। और एक नया स्टैंडर्ड है, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं इंड एएस। थियोरिटिकल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको ये सब चीज। तो दो है बेसिकली। जो छोटा छोटा कंपनी है ना अपने के देश में, ठीक है ना, वो लोग क्या यूज करता है? एएस। और जो बड़ा बड़ा कंपनीज है ना, वो लोग क्या यूज करता है? इंड एएस यूज करता है। अब वहां पर मैं जब थोड़ा पढ़ा, तो मेरे को पता चला कि जो लोग इंड एएस फॉलो करते हैं ना, उनको डिवीजन 1 का फॉर्मेट यूज करना चाहिए, और जो लोग एएस यूज करते हैं हमारे देश में जो कंपनी, उनको डिवीजन 2 का फॉर्मेट यूज करना चाहिए। अभी तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं थोड़ा आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानी है क्या। फट से कूद के थोड़ी ना कोई भी बना लेगा। अब हमको पता है एज अ स्टूडेंट ना, तुम अभी हो गया बहुत कंफ्यूज। बोलो भैया इतना ज्ञान बजी नीचे, सीधा सीधा बताइए करना कौन सा है? दो दो फॉर्मेट हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। देख, पढ़ना तो पड़ेगा, पर अभी नहीं सारा का सारा। अभी फिलहाल हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा, वो किस पे रहेगा? डिवीजन 2 का फॉर्मेट में रहेगा। अभी इस लेवल पे आपको कंसंट्रेशन, फोकस किस पे डालना है? डिवीजन 2 के फॉर्मेट पे। डिवीजन 1 के फॉर्मेट में अभी फोकस नहीं डालना। जब डालना पड़ेगा तब हम बता देंगे, अभी तो नहीं डालना है। अभी डालना का पड़ेगा फोकस, सबसे ज्यादा फोकस आपको डालना पड़ेगा फाइनल लेवल में जाके। अभी बस नाम सुन लिया उतना ही बहुत है, उससे ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मेरा बात समझा? क्योंकि जब तक आपको ना इंडेक्स पूरा पूरा नहीं आएगा ना, आप ये वाला बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट ही समझ नहीं पाएंगे। मतलब फिर तो रटने वाला बात हो जाएगा। बात समझा? ठीक है, चलो। तो भैया सीधा सीधा बात हुआ कि आप डिवीजन 2 सिखाने वाले। शेड्यूल 3, वर्ड पे ध्यान देना, शेड्यूल 3 डिवीजन 2। डिवीजन 2 में दो पार्ट है। पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट बी में पीएल का फॉर्मेट है। समझ गया? पर मेरे को अभी आपको क्या समझाना पता है? बैलेंस शीट समझाना है।
मतलब अभी आप क्या सीखने वाले हैं? थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोले, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 पार्ट ए। नहीं समझा मेरा बात? स्टाइल में बोलेंगे ना, पढ़े लिखा आदमी थोड़ी ना ऐसे बोले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीख रहे हैं। ओ ठीक है, हम लोग थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? शेड्यूल 3 डिवीजन 2 पार्ट ए सीख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब है क्या, देखो कुछ नहीं है, देखो ना, ये सब ना कहानी है। देखिए ये सब कहानी तो मैं बोल दिया कि इसलिए कि बाई चांस कभी कोई जिंदगी में पूछ ले, कम से कम तुम बता तो पाओ कि भैया ऐसा ऐसा बात है। अच्छा, कोई क्वेश्चन आता है कई बार, तुम लोग जरा जवाब देना। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपनी का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 बोलोगे। शेड्यूल 3 में कितना डिवीजन है? 2 डिवीजन है, डिवीजन 1 एंड 2। अच्छा, तुम लोग कौन सा सीख रहे हैं अभी? हाँ, डिवीजन 2 सीख रहा है। डिवीजन 2 में पार्ट ए बैलेंस शीट है और पार्ट बी पीएल है। पर अभी हम क्या सिखा रहे हैं आपको? पार्ट ए बैलेंस शीट। देखो ना, ये लोग क्या किया है पता है? हम तुमको बता, देखो बैलेंस शीट का आइटम्स तो चेंज नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में आता तो वही एसेट और वही लाइबिलिटी है। क्या नौटंकी किया पता है? देखो ऐसा बैलेंस शीट होता है ना। अच्छा, बैलेंस शीट में कंपनी के व्यू पॉइंट से थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या क्या आइटम्स आ सकता है। एसेट साइड में ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? फिक्स एसेट आएगा। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो फिक्स एसेट समझता है मेरा बात। और ही आ जाएगा तो क्या ही आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएगा, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, यही सब चीज। लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा बताओ, गेस करो। कैपिटल आएगा। अच्छा, कैपिटल में, कंपनी में कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल बोल दे। अच्छा, शेयर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा क्या ही आ सकता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम सुना ही होगा। अरे तुम्हारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है वो एक तरह का रिजर्व सरप्लस में तो आएगा। समझ रहा है मेरा बात? जनरल रिजर्व, ये सुना ही होगा सब नाम। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ सकता है। अरे लॉन्ग टर्म लोन वोन लिया है तो, समझ गया मेरा बात। और ज्यादा से ज्यादा क्या ही आ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। समझ रहे मेरा बात? करके ये तुम्हारा बैलेंस शीट क्या हो जाता है? टैली हो जाता है। देखो पहले ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तुम्हारे जैसे, हम लोग ऐसा ही बैलेंस शीट बनाते थे। सच्ची में कंपनीज का भी हम लोग ऐसा ही बैलेंस शीट बनाते थे। फिर एक दिन अचानक से जिंदगी में आया नया वाला कंपनीज एक्ट 2013, उसमें वो लोग बना दिया शेड्यूल 3, वहां एक फॉर्मेट आ गया। जब फॉर्मेट तुम लोग अगर देखेगा ना, देखो ऐसा फॉर्मेट, घबरा लो एक बार थोड़ा देख के, एक बार दिल धक धक होना चाहिए। ओ माय गॉड, कैसा फॉर्मेट है, देख के सबका एक बार दिल घबराया। पर मैं थोड़ा ना गहराई से देखने का कोशिश किया कि दिखा क्या। तो हुआ क्या पता है? ज्यादा कुछ नहीं किया। वो लोग एक कैंची लिया, कैंची समझता है, सीजर। और ध्यान से विजुअलाइज करना, यहां पर देखो, एक तो रेड, एक तो अभी आएगा, यहां से देखो, ध्यान दे रहा है, यहां से ये लोग ना बीच से काट दिया, ऐसे सीजर चला है यहां पर। मेरा बात समझ रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये लोग क्या किया भैया? बीच से काट दिया। समझा मेरा बात? बीच से काट दिया। और काटने के बाद ये लोग क्या किया आप जानते हो? ये जो एसेट साइड है ना, एसेट साइड, इसको उठा के लिख दिया किसके नीचे जानते हो? लाइबिलिटी साइड के नीचे। बोलता बन गया नया बैलेंस शीट, बन गया नया बैलेंस शीट। बस इतना ही है, और कुछ चेंज नहीं। और क्या चेंज किया बताया? और क्या चेंज किया है? कुछ नहीं, नामकरण चेंज कर दिया। इंडिया में आजकल हो ही क्या रहा है? चल तो वही पुराना चीज रहा है, नया तो कुछ आ नहीं रहा है। तुम भी देख लिया होगा, थोड़ा बुद्धिमान होगा तो। बस क्या चेंज हो रहा है? हाँ, तो यहां पर भी गधेड़ा लोग ना सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया बताए? नाम। कैसे नाम किया बताते हैं तुमको। अब हंसना मत प्लीज, सब फोकस करना। एक तो करंट एसेट है, बोलता करंट एसेट को छोड़ के जितना भी एसेट होगा उसका एक नाम रखना है। तो बोलता जो करंट एसेट नहीं है, मतलब नॉन करंट एसेट। तो बोलता एसेट साइड में दो ग्रुप बना दिया, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? अच्छा, फिर क्या हुआ? ये लोग शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये किसका पैसा है? मालिक लोगों का, शेयर होल्डर का पैसा है ना। इन दोनों को मिला के एक नाम रख दिया, बोलता शेयर होल्डर फंड बोलेंगे इसको हम लोग। है वही दो चीज, पर एक तो हेड लगा दिया, क्या चीज? शेयर होल्डर फंड। फिर बोलता है बाकी तो लाइबिलिटी बचा है। तो लाइबिलिटी में ये तो कौन सा लाइबिलिटी है? करंट। तो करंट को छोड़ के जो बचेगा क्या बोलेंगे? बस नॉन करंट लाइब। बोला बन गया नया बैलेंस शीट। मतलब बेसिकली अगर तुम मोटा मोटा बात समझेगा तो लाइबिलिटी साइड को 3 हेड में तोड़ दिया। कौन कौन सा? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। और एसेट साइड को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। और बोला भैया सेम ही तो है, फिर तो नाम ही चेंज नहीं हुआ।
बोले रुको और थोड़ा चेंज करते हैं। बोले पहले लाइबिलिटी साइड का नाम लाइबिलिटी था, अब तो लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी भी और शेयर होल्डर का भी पैसा है ना, तो शेयर, तुमको पता होगा शेयर होल्डर लोगों का पैसा को इक्विटी भी बोलते हैं, तो ये लोग नाम रख दिया इसका, बोला इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नहीं समझा बात? बस, और कोई चेंज नहीं है, समझ रहा है? और बाकी जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही है, पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा, फिर एसेट साइड का हो गया, बोले काम खत्म। देखो मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं, ठीक है ना, देखो विजुअलाइज कराता हूं, आप घबराएंगे नहीं। देखो लाइबिलिटी साइड का नाम क्या रखा है, देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और एसेट साइड का नाम क्या है, होता है एसेट ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हेड्स का बात कर रहे थे, एसेट साइड को दो पार्ट में तोड़ेगा वो लोग, कौन कौन सा बोले थे, नॉन करंट एंड करंट। देखना, एक नॉन करंट एसेट और एक क्या है, करंट एसेट। लाइबिलिटी साइड कितने पार्ट में तोड़ेगा बोला थे, कौन कौन सा? पहले बोला शेयर होल्डर फंड, देखते हैं क्या, हाँ शेयर होल्डर फंड मिल गया। फिर तुम बोला था नॉन करंट लाइबिलिटी, ले नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर क्या बोला था, करंट लाइबिलिटी। अब एक बच्चा में से गुस्सा हो गया, बोला आप तो बोले थे 3, हमको 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। हाँ एक और जबरदस्ती का हेड ठूसा है, और उसका नाम तुम खुद ही पढ़ लो ना, 2 नंबर लिख के क्या लिखा है देखो, पढ़ लो, लो हम बड़ा कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या बना दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी। अरे तुम लोग जब शेयर इशू करते हो पहला एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गया मेरे को, किंतु ईयर के एंड तक मैंने शेयर अलॉट नहीं किया। वो शेयर देते हैं ना, अगला वाला एंट्री नहीं करता, एप्लीकेशन टू कैपिटल, वो एंट्री अभी तक नहीं किया है और बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है। तो जो एप्लीकेशन मनी है इसके लिए अलग ही हेड रख दिया, क्या रख दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। अब क्यों रख दिया इसका चर्चा अभी नहीं करने का, ठीक है ना, डिटेल में जब आगे जब पढ़ने का मौका मिलेगा अपने को ना, तो यही बात मैं अभी जो आपको 15 मिनट में बताऊंगा ना, भरोसा रखें 4 घंटे में समझाना, 5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये बैलेंस शीट का जो डिस्कशन है, मतलब करने को तो बहुत बड़ा डिस्कशन बन सकता है, मतलब इसका तो इस सप्ताह भर का सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इतना इतना डिटेल बारीकी है इसके अंदर। पर हमें अभी उतना बारीकी से जूझना नहीं है, जितना जरूरत है मैं उतना ही बोल रहा हूं, उस पर ही फोकस करो, ज्यादा फोकस करेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरा बात समझा, मोटा मोटा हेड दिखाई दे गया। अब हेड के अंदर आइटम्स लिखना पड़ता है, राइट। मैं पहले एसेट साइड में चला जाता हूं, क्योंकि एसेट साइड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक अमेंडमेंट आया है, तो वो भी मेरे को बताना है। देखो नॉन करंट एसेट में हम जब समझा रहे थे, देखो नॉन करंट एसेट में आता ही क्या है, फिक्स्ड एसेट ना आता है। नॉन करंट मतलब जो करंट एसेट नहीं है। अच्छा करंट एसेट जानते हो ना, जो 12 महीना के अंदर कैश मिल जाता है जिसके बदले, तो नॉन करंट कौन सा होगा, 12 महीने से ज्यादा पीरियड वाला, बात समझ रहा है ना मेरा, तो वही फिक्स एसेट है। तो यहां पर भी देखो फिक्स एसेट ही है भैया। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये तो क्या होता है, फिक्स एसेट ही तो होता है। हाँ बस क्या करोगे, सुनो ना, थोड़ा सा चेंज है, मैं लिखवा दूंगा एक ना, मैं फ्रेश बैलेंस शीट तुम्हारे लेवल के हिसाब से भी लिखवाऊंगा अभी। अभी तुम सिर्फ फोकस करो समझने के ऊपर। पीपी, अब हेडिंग मत लगाना ये हेड लगना चाहिए फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, ब्रॉड हेड है। फिक्स एसेट के अंदर जो पहला पार्ट है ना, वो है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। थोड़े से बड़े हो गए ना तब समझोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ोगे, ये जब फॉर्मेट बन के आया था ना, ठीक है ना, तुम लोग खोज सकता है यूट्यूब में, मैं ही पहला आदमी बोला था जब मेरे ऊपर बौछार लगा दिया था नेगेटिव कमेंट्स का लोगों ने कि फॉर्मेट गलत है, ठीक है ना। क्या है, हेड होना चाहिए फिक्स एसेट, उसके नीचे आना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इंस्टीट्यूट ने जो एक्ट में बना के डाला था, वो लोग क्या हेड लगा दिया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों, मैं आपको बता देता हूं, मेरा उस वक्त कंट्रोवर्सी किस बात से था, मैं किस बात पे बोला था, जबकि सबको ही गुस्सा हो गया था। मतलब इंस्टीट्यूट नहीं गुस्सा हुआ था, इंस्टीट्यूट तो सुना बाद में जाके बात को, ठीक है ना, जितना टीचिंग फ्रेटर्निटी था सब वैसे गुस्सा हो गया था भर के, बोला ये पता नहीं कहां से नया आइडिया लेके आ जाता है। मेरे को फोन करके बोले थे सब कि ये सब चीज बंद कीजिए, बच्चों को बहकाना बंद कीजिए, बरगलाना बंद कीजिए, आप गलत बता देते हैं बच्चों को, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए आप। बहुत बहुत कुछ सुना था मैंने, मेरे पास बहुत सारा मैसेज कॉल बहुत कुछ आया था इंडिया भर से। अगर कोई पीपी का डेफिनेशन पढ़ेगा, पीपी का मतलब ही होता है टेंजिबल एसेट्स। अगर तुम जाके कभी एएस और एनडीएस वगैरह पढ़ेगा ना, तो पीपी वर्ड का मतलब क्या होता है, टेंजिबल, ठीक है ना।
पीपी में टेंजिबल है, इंटेंजिबल नहीं आता। अब ये लोग का मिस्टेक क्या था, ये लोग हेडिंग ही डाल दिया था क्या, पीपी, उसमें बोलता टेंजिबल इंटेंजिबल। अब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मैं बोला भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रहा है यहां पर, तो फिर या तो आप वहां का डेफिनेशन चेंज करवाओ या तो यहां का फॉर्मेट चेंज कराओ। अब इंड एस और एस तो आप चेंज करेंगे नहीं, तो चेंज कहां करना पड़ेगा, फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में चेंज हुआ, घबराइए नहीं, ठीक है ना। 1.5 साल पहले, साल भर पहले, 1.5 साल भी नहीं बोलूंगा, ये बात मान लिया गया और फिर एक अमेंडमेंट आ गया इसके ऊपर कि भैया हम लोग से ही फॉर्मेशन में गलती था, हेडिंग होना चाहिए फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कई तरह के फिक्स एसेट हो सकते हैं। एक हो सकता है पीपी, जिसका मतलब है टैंजिबल फिक्स एसेट। दूसरा हो सकता है इनटैंजिबल एसेट। इसके अलावा 2 और है, मैं अभी बता दे रहा हूं पर आपका काम नहीं लगेगा। एक है कैपिटल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कौन सा, कैपिटल, मतलब टैंजिबल फिक्स एसेट जो वर्क इन प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग WIP, जल्दी पकड़ लेगा तुम लोग शायद, जो बिल्डिंग जो बन के रेडी है तो टेंजिबल, पर रेडी नहीं हुआ है तो वो कौन से हेड में दिखाया जाता है, कैपिटल WIP। ऐसे ही हो सकता है ना कि इनटेंजिबल एसेट भी WIP में हो। नहीं समझा, मैंने इंफोसिस को ऑर्डर दिया एक सॉफ्टवेयर बनवाने का, 50 करोड़ लगेगा, 20 करोड़ खर्चा हो चुका है, सॉफ्टवेयर आधा बन चुका है, तो 20 करोड़ को क्या दिखाएंगे, मेरा एसेट ही है ना, पर बन के रेडी हो गया है क्या, तो उसका नाम क्या रहेगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप। तो समझ गया, वो फिक्स एसेट ये है बेसिकली, तुम समझ गया ना बात। अच्छा, अगला हेड क्या बनाया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट समझ जाओ। अच्छा, एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेस्टमेंट क्या होगा फिर, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो सब समझता है, 2 पार्ट में छोड़ दिया, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 12 महीना से ज्यादा पीरियड के लिए मैं रखूंगा अपने पास, तो उसको क्या नाम दे दिया लोग, नॉन करंट। बोलो ठीक है। इसके बाद वाला हेड अभी मत देखो मुन्ना, नहीं तो तुम बहरा जाएगा। वैसे नाम पढ़ना पढ़ लो, डेफर्ड टैक्स एसेट। जब तक आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका। बोलो समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर ध्यान लगाने का जरूरत नहीं है, अपने लेवल का काम का ही नहीं है, छोड़ो ना यार। नेक्स्ट क्या ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। हाँ मतलब ये लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, मैंने दिया है। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीना से ज्यादा पीरियड के लिए। और लास्ट में क्या बनाया है, अदर करंट एसेट। बोला इसको छोड़ के अगर और भी कोई लॉन्ग टर्म एसेट निकल के आ जाए आपके जिंदगी में, किसको छोड़ के, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बोलते हैं इन तीनों को छोड़ के अगर जिंदगी में और कोई लॉन्ग टर्म एसेट आ जाए, काट ठूस दीजिएगा उसको अदर नॉन करंट एसेट में, अदर नॉन करंट एसेट में ठूस दीजिएगा। बोले समझ गया। अब सेम फॉर्मेट में नीचे भी है, देखो नीचे क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या चीजें, ध्यान से देखो। देखो ऊपर में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जैसे मैं करंट एसेट बोलता हूं, तुम्हारे मन में कौन सा एग्जांपल याद आता है, स्टॉक डेटर कैश, यही तो आता है ना मन में, वही लाइन से लिखा है स्टॉक डेटर कैश। देखो स्टॉक का नाम चेंज कर दिया है, इन्वेंट्री। डेटर क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। बट मैं एक चीज बता दूं, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल मिला के आता है, ठीक है ना। उसके बाद कैश क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्वल, मतलब इसके अंदर कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा, ठीक है। ऊपर में इसके बाद था देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो नीचे क्या आ गया, शॉर्ट टर्म। ऐसे हो सकता है मैंने किसी को लोन या एडवांस दिया हो 12 महीना से कम के लिए, तो यहां पर आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ बच गया तो काट ठूस देना, अदर। भी एग्जांपल दीजिए, अक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, तो वो क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है क्या, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, लोन्स एडवांस है, तो कहां जाएगा, अदर करंट एसेट। समझ रहा है। अच्छा अब मैं लाइबिलिटी साइड में चलता हूं एक बार, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में चला जाए, सारे बच्चे रेडी, दिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं लिखा दूंगा आपको कितना जरूरत है, एक बार पहले देख लो सिर्फ। अब लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में गया, छोड़ो यार, हम लोग अपना जो बात किए थे यहां बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आना चाहिए, शेयर कैपिटल आना चाहिए, और एक क्या आना चाहिए, रिजर्व सरप्लस। अच्छा शेयर कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, पता नहीं ये बात, बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल लिखते हैं, पेड अप दिखाते हैं, ठीक है। देखते हैं यही है क्या, देखिए पहला क्या है, शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। काम का यही है भैया। तीसरा वो शेयर वारंट क्या है, मनी रिसीविंग शेयर वारंट, अभी नहीं जरूरत है, जब जरूरत होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्लास 11 12 अगर पास होके आया हो
तो वो क्या बिजनेस स्टडी या कॉमर्स में भी पढ़ाया होगा शेयर वारंट के बारे में, पर आपको समझ में आया ही नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है, तो अभी इसको इग्नोर मारते हैं। इसके बाद क्या, एक तो नया हेड बनाया था जो हम लोग नहीं समझे थे, वो क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन मनी आ तो गया घर में, अभी तक शेयर अलॉट नहीं और बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है, तो ये जो पैसा है कौन से हेड में दिखाएंगे, इस अलग हेड में। फिर एक बच्चा पूछ लेता कभी कभी, जो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, भैया ये भी तो शेयर होल्डर का पैसा है, इसको शेयर होल्डर फंड में डाल देते, क्यों जबरदस्ती एक तो हेड बना दिया। वेरी गुड, लॉजिक सिंपल है, अलग हेड नहीं बनाने का, क्योंकि अभी एप्लीकेशन मनी मिला, हमने अलॉट तो नहीं किया है ना, कोई जरूरी है शेयर अलॉट हो ही जाएगा, तो कल को ये शेयर होल्डर बन भी सकता है, नहीं बन सकता। अभी तक हम लोग श्योर नहीं है, इसलिए शेयर होल्डर फंड में नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, जिस दिन शेयर होल्डर बन जाएगा उस दिन तो कहां घुस जाएगा, ये शेयर होल्डर फंड में ही जाना है फिर तो। चलो कोई बात नहीं, वो अपने काम का अभी नहीं है, वो सब आएगा नहीं। फिर आ गया नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहला हेड है उनका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स समझ रहे हैं क्या? हाँ, कोई लोन दिया है, सॉरी लिया है, या कोई डिबेंचर इशू किया है, तो ये सारा चीज कहां जाएगा, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा पीरियड वाला, ये भी समझ लो जल्दी से। फिर इसके बाद क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बट अब इसका बात मत करो। क्यों बात नहीं करना है, क्योंकि आएगा ही नहीं अभी। अभी हम बोलने भी जाए ना, तुमको समझ में नहीं आएगा, नहीं भैया थोड़ा सा बताइए हम समझ लेंगे। तो अगर कोई बोला थोड़ा सा बताइए, तो हम बोल सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है ना, वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आता है इनकम टैक्स का प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में। समझ में आया? नहीं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तुमको, तो हम एक लाइन भी बोलेंगे ना तुमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हाई लेवल वाला बात है, थोड़ा सा और बड़े होंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अदर क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बोले इसको छोड़ के, लोन को छोड़ के अगर और भी कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिल जाए जिंदगी में तो यहां ठूस देना। और फिर एक तो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन तो जानते ही होगा, तो जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनता है, एग्जांपल मैं बताता हूं, शायद सुना नहीं होगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ठीक है, अब ग्रेचुइटी क्या होता है, क्या होता है, एक आदमी मान लो एक कंपनी ज्वाइन किया, अब वो मान लो 25 साल की उम्र में ज्वाइन किया, रिटायर कब करेगा, 60 साल की उम्र में। तो जब रिटायर करता है तो क्या होता है, कंपनी लोग रिटायरमेंट में उस आदमी को एक लंबा चौड़ा फंड देता है, उसको ग्रेचुइटी, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। तो मान लो मेरे कंपनी में कोई ज्वाइन किया, अब रिटायर करेगा 60 साल, मेरे को उसको ग्रेचुइटी देना है, तो मैं अभी से जब ज्वाइन करता ना तभी से धीरे 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 उसके लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ, प्रोविजन बनाता हूँ, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। लॉजिकली सोचो, ये जो प्रोविजन बना रहा हूँ 1 साल के लिए बना रहा हूँ कि लंबा पीरियड के लिए बना रहा हूँ, तो लंबा मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, तो इसको कौन से हेड में डालते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपके लेवल में आएगा नहीं, डोंट वरी। इसके बाद है करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखा है, जैसे लॉन्ग टर्म में लिखा था वैसे शॉर्ट टर्म में। यहां सबसे पहले क्या था, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो यहां सबसे पहले क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर था डेफर्ड। डेफर्ड के बदले यहां याद रखना ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल मतलब सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अच्छा, इसके बाद देखो यहां क्या था, अदर लॉन्ग टर्म, यहां क्या आ गया, अदर करंट आ गया। समझ गया मेरा बात? इधर क्या है इसके बाद, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो नीचे क्या आ जाएगा, एग्जांपल देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, सुना होगा नाम कभी, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए भी प्रोविजन बनता है, तो वो सब चीज। तो देखो ये मोटा मोटा आपको दिखाया मैंने, एक बार आप देख लीजिए। अब आ जाओ अपने नोटबुक में, हम लोग साथ एक तो छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं कि मतलब जितना अभी के लिए काम का है, क्योंकि सारा चीज एक साथ ठूस देने से ना बर्डन ले नहीं पाओगे। अभी जितना काम का है, जिसमें फोकस करना है, उतना मैं फॉर्मेट लिखाता हूं आपको। भैया भैया सुनिए ना, आप बाद में लिखाइएगा, पहले मेरा डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ बोलना। बोले भैया यहां पर मैं देखा, यहां पर एक ये कॉलम बना है नोट का, ये क्या कॉलम है? एक्चुअली क्या होता है, नोट बनाते हैं डिटेल्स दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? जैसे यहां पर मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा, इसमें तो इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। कितना इक्विटी कितना प्रेफरेंस यहां नहीं दिखाएंगे, अलग से एक नोट बना के दिखाया जाता है, 1 लाख का इक्विटी, 50,000 का प्रेफरेंस, तो टोटल 1.5 लाख। जैसे यहां लिख दिया रिजर्व्स, अब रिजर्व में तो बहुत सारे रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व,
पीएल का बैलेंस अब इतना सारा हो सकता है, अब मैं यहां पर लाइन से लिखूंगा क्या? नहीं, एक नोट बनाएंगे, वहां पूरा डिटेल दिखाएंगे, टोटल का फिगर सिर्फ यहां लिखेंगे, समझा? वो नोट तो वो हम दिखा देंगे कैसे बनता है, सम के थ्रू दिखाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिकली क्या बोला गया है कि दो कॉलम बनता है अमाउंट का, देख सीवाई पीवाई, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो कॉलम बनाने बोला है, इसलिए सो दैट कंपैरिजन कर सके यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मत बोलना कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता, नहीं तो कुटाई कर देंगे। आई होप बेसिक का क्लास सारा बच्चा लोग कभी ना कभी किया ही है मेरा, ठीक है ना? तो आपको पता ही होगा यूजर मतलब जो लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं इन्वेस्टर हूं, पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा ना पिछले साल का क्या अवस्था था और इस साल का क्या अवस्था है, कंपेयर करके देखूंगा। अगर मेरे को लग रहा है अच्छा हो रहा है तो मैं पैसा लगाऊंगा धंधा में, और लग रहा है कि गिर रहा है तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, हो सकता है। तो इसीलिए जो यूजर लोग के लिए कंपैरिजन दिया जाता है। भैया एग्जाम में हमको दोनों कॉलम बना के दिखाना पड़ता है? नहीं यार, एग्जाम में तुमको एक साल का डेटा देता है, तो तुम लोग प्रीवियस ईयर का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तुमको सिर्फ एक ही अमाउंट बनाना है, वो करंट ईयर का रहेगा। नहीं समझा? अच्छा, आइए लिखिए मेरे साथ फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगा देखा जाएगा, और अभी जब करेंगे ना सिर्फ आप कॉपी नहीं करेंगे, मेरे बात को सुनते सुनते कॉपी करना, क्योंकि मैं आपको याद रखने का ट्रिक भी बताने वाला हूं। इसीलिए जो बच्चा सुनेगा बस वही वो ट्रिक समझ पाएगा और पार्टिसिपेट करेगा तब, नहीं तो वो याद रखने का ट्रिक ही नहीं समझ पाएगा। चलिए रेडी है? बताइए पहले कौन सा साइड लिखा था, एसेट की लाइबिलिटी? बट लाइबिलिटी साइड का नाम लाइबिलिटी है क्या? इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बिल्ली चाय लाई, लाइबिलिटी, लाई बिल्ली टी, बिल्ली चाय लाई, ये तो अपना साइड का नाम हो गया, ठीक है? लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला ग्रुप का नाम बताओ। हाँ ये ग्रुप है, शेयर होल्डर्स फंड, ये ग्रुप हो गया। इसमें सबसे पहला आइटम क्या दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। आप नोट का ध्यान नहीं दें, नोट में आपको सब में दिखाऊंगा बच्चे प्लीज, ठीक है? इसके बाद आता है शेयर वारंट, मेरे को पता है पर मैं लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अपने लिए अभी कोई काम का नहीं। उसके बाद जो हेड आता है उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मगर वो भी अभी मैं आपके लिए लिख नहीं रहा, क्योंकि वो अभी कोई काम का नहीं है एग्जाम व्यू पॉइंट से, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा। पर है, दिखा मत देना अभी मैंने सर ये वाला फॉर्मेट दिया, देखो तुम लोग गलत पढ़ रहे, ऐसा नहीं है, वो है आइटम्स पर जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। क्योंकि एग्जाम के पहले दिन थोड़ी ना उतना बड़ा फॉर्मेट देखोगे, पागल हो जाओगे, शॉर्टकट फॉर्मेट। उसके बाद हमने लाइबिलिटी को दो पार्ट में तोड़ा था, पहला क्या था? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखा जाता है, देखो तुमको भी थोड़ा थोड़ा याद हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके बाद आता तो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, पर हम वो नहीं लिख रहे हैं मुन्ना, मेरा बात समझ रहे हैं ना? वो नहीं लिख रहा हूं मैं अभी ठीक है भैया, मत लिखिए, क्या लिखेंगे फिर आप? अब उसके बाद का जो आइटम था मैं वो लिखूंगा, और वो क्या था? हाँ, अगर किसी आदमी आदर, आदर था, देखो मैं दिखा देता हूं, घबराना नहीं है, दो तीन बार देखने से याद होगा क्या था। आदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है ना? हाँ लॉन्ग टर्म भी बोल सकता है, नॉन करेंट भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या था, किसी को याद है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
पर मेरे को लगता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लिखने का मौका तुमको अभी तो फिलहाल नहीं मिलने वाला है, बाद में भले मिल जाए। ठीक है, एग्जाम वाइज बात कर रहा हूं, एग्जाम वाइज। अच्छा, फिर करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, हाँ ऊपर लॉन्ग टर्म है, ऊपर से चीटिंग करके लिखने का, तो नीचे क्या लिखेगा? तुम शॉर्ट टर्म भी लिख सकता है, उससे अच्छा नहीं क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, हाँ ये तो बता ही दिया। इसके बाद आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है पता है ना तुमको? सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। फिर आता है अदर करेंट लाइबिलिटीज। ऊपर से देखो एकदम वैसा ही सीक्वेंस है, कोई अगर ठीक से देख रहा होगा तो। और डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये करके ये आपका लाइबिलिटी से का क्या आ गया? टोटल। अब मैं चला गया आपके साथ दूसरे साइड में, जिसका नाम है एसेट्स। एसेट साइड में जो पहला ग्रुप इन्होंने बनाया है, क्या है वो? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में, हाँ नॉन करेंट एसेट में पहला इन्होंने बनाया है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स एसेट का भी कई सब ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया भाई साहब? सब ग्रुप, समझ रहे हो ना? हाँ, पहला जो है जिसका नाम हम बोलते हैं पीपी, पर एग्जाम में आप पूरा लिखना, क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स। पता है ये बैलेंस शीट तो अब आपको ना हर चैप्टर में लगेगा कंपनी के, इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूं मैं। आगे जितना भी कंपनी से रिलेटेड चैप्टर आएगा ना, सब में बैलेंस शीट बनाने का काम आएगा। तो कोई बच्चा को बोल रहा नहीं हमको मजा नहीं आ रहा, हम नहीं करेंगे, मत करो, सारा चैप्टर छोड़ दो कंपनी का, क्या है कोई बड़ा बात थोड़ी ना। देखो आगे है तो लिखने का मन है तुम लिख सकता है, पर जनरल एग्जाम में आता नहीं। कौन कौन सा? वो कैपिटल WIP, और एक तो आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो मैं उसको नहीं लिख रहा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा नहीं आता। अच्छा, इसके बाद किसी को याद है? नॉन करेंट क्या? इन्वेस्टमेंट। एसेट तो लिख ही रहे हैं, एसेट में एसेट थोड़ी ना बोलेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि हमको अभी मतलब नहीं है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में आता है अदर नॉन करेंट। इसको छोड़ के अगर और भी कोई लॉन्ग टर्म चीज मिल जाए जो एसेट साइड में आना चाहिए, इसको छोड़ के मतलब किसको छोड़ के? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस, इनको छोड़ के और अगर कोई लॉन्ग टर्म नेचर का आइटम मिल जाए जो एसेट साइड में आना चाहिए, तो जो कहां ठूसने का? अदर नॉन करेंट एसेट। तुम देख रहा सब एक तो हेड में तो अदर बैठा दिया, क्योंकि इनके लिए भी पॉसिबल नहीं था सारा हेड डिफाइन करना। अच्छा, ये तो हो गया नॉन करेंट। नॉन करेंट के बाद क्या आएगा? करंट एसेट्स। और जिस तरह से एसेट सजाया हुआ है ना मुन्ना,
मतलब नॉन करेंट, वैसे ही करंट एसेट भी सजाया हुआ है। देखो फिक्स एसेट तो आ ही नहीं सकता तो फिक्स एसेट के बाद क्या आइटम है, नॉन, हाँ बी में क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां आके तुम क्या लिखेगा, करंट इन्वेस्टमेंट। समझा मेरा बात। उसके बाद हमने लिखा नहीं है वैसे, ऊपर में था वो डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके बदले याद रखना नीचे तीन चीज आएगा, स्टॉक डेटर कैश, बस स्टॉक का नाम क्या हो गया, चेंज कर दिया हमने, इन्वेंट्री, डेटर का नाम चेंज करके स्टाइल में क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, और कैश और बैंक बैलेंस का नाम चेंज करके क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके बाद ऊपर में था, नेक्स्ट आइटम था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो नीचे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ऊपर में लास्ट में था अदर नॉन करंट एसेट, तो नीचे क्या लिख देगा, अदर करंट एसेट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे नॉन करंट सजाया है वैसे ही ये लोग क्या सजाया है, करंट पोर्शन भी सजाया है, कुछ डिफरेंट नहीं रखा है, बस देखने का नजरिया है। अब एक बच्चा बोल रहा है भैया दो चार आइटम छोड़ के तो अब सारा ही आइटम लिखा दिए। हाँ तो वो बैलेंस शीट प्रैक्टिस कराना था ना एक बार, अगर मैं बोल देता स्टार्टिंग में तो तुम लोग बोलते दूर कौन लिखेगा, इसी बहाने एक बार लिखा तो सही हाथ से। अब ये समझ लो कि ये फॉर्मेट अब दिमाग में हमेशा रखना है, कैसे भी करके इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किंतु जिस तरह से मैं लिखा दिया मेरे को लगता है अगर आप एक बार देखेंगे तो याद रह जाएगा। मैंने थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच देने का कोशिश किया चीजों पर। हो गया सबका, ए बोलो, जल्दी जल्दी बोल लो ना, बोल लो, बोल लिए भैया बोल लिए, आगे बोलिए चलो फिर एक सम करते हैं। भैया बोले थे ना नोट का डिटेल्स दिखाएंगे, अरे वो तो सम में दिखाएंगे ना कैसे बनता है नोट्स, तो दिखाऊंगा। एक्चुअली मेन नोट जानते हैं किसका है, हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में, शेयर, तो तुम समझ जाओ मेन जो नोट है जो झमेला वो किसमें है, इसे बहुत डिटेल्स दिखाना पड़ता है, तो वही सिखाना है मेन, है ना, बाकी तो ज्यादा कोई दिक्कत आएगा नहीं आपको। आप लोगों को याद है कौन कौन सा सम बाकी था मेरा, 9 तो बोल ही नहीं सकता, 10 बाकी था। चलिए सम नंबर 10, छोटा सा पैरा सा सम है, कुछ नहीं है, बस बैलेंस शीट बनाना है, एंट्री भी नहीं मांगा है। अब ऐसे ही करेगा लोग, डायरेक्ट देगा बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ, अब कैसे बनाएंगे तो वो मैं सिखाऊंगा, तो अगर आप पूरा फोकस लगाएंगे तो बोलिए। रेडी सुनने के लिए, देखिए मैं लास्ट लाइन पहले पढ़ दे रहा हूं, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग हियर आर नो अदर डिटेल्स। क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट बनाओ, बोलो जितना बात बोले बस वही है, इसके अलावा हमारे बिजनेस में कुछ नहीं है मान के बैलेंस शीट बनाओ, तो कोई एंट्री वेंट्री नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ठीक है चर्चा करते हैं। A company has a authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each। हाँ तो ठीक है 1 लाख शेयर 10 करके कितना होता है 10 लाख ऑथराइज कैपिटल। अच्छा सच्ची बता, दिल पे हाथ रख के अगर तुमको पता है, जो तुम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का वैल्यू दिखाएगा वो कौन सा वैल्यू दिखाता, ऑथराइज की पेड अप, पेड अप, ये तो ऑथराइज्ड है, तो इसका क्या काम है, प्रेजेंटेशन के काम आता है नोट में। पर ठीक है अगर मैं पूछूं नंबर्स में बताना,
ऑथराइज शेयर कितना ठो है? नंबर ऑफ शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है? 60,000, वेरी गुड। एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। अच्छा, पब्लिक ने अप्लाई तो 70 कर दिया है, क्या मैं 70 अलॉट कर पाऊंगा? तो अलॉट कितने कर पाऊंगा? उससे ज्यादा तो अलॉट कर ही नहीं पाऊंगा। तो देखो, इट अलॉटेड 60,000 शेयर एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। रिजेक्ट कर दिया मतलब जो एक्सेस मनी है वो वापस कर दिए होंगे। अरे बोलना, अगर मैं पूछूं, जल्दी जल्दी बोलना, नंबर्स में बोलना, ऑथराइज शेयर कितना ठो है? ऑनलाइन इशूड, सब्सक्राइब, जो लोग 70 बोला मर जाओ, 60 है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब जितना वो ले लिया, 70 भले ही अप्लाई किया हो किंतु हम उसको कितना दिए हैं? अगर हम 60 दिए तो लिया कितना है? तुम जो आज गलती किया है ना, घबराना मत, घबराना मत, क्योंकि ये गलती तुम ही नहीं, बड़ा बड़ा टीचर लोग भी करता है। अगर मेरा भरोसा नहीं है, इंस्टीट्यूट का बुक देख लेना, वहां 60 ही लिखा है। बहुत जन 70 बोलेगा, बोलेगा बोलेगा तुमको जीवन में जो बहुत जन बोलेगा नहीं 70 है, तो उसको समझा देना। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है जितना, मैंने इसलिए पहले दिन सिखाया था, अगर आप याद करो। सब्सक्राइब क्या बोला था हिंदी में? जितना हमने इशू किया था उसमें से कितना ले लिया। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन टेकन बाय द पब्लिक। याद आया ये वाला वर्ड? तो अगर इशू ही 60 है तो उसमें से कितना ले लिया है? 60। समझ गया मेरा बात? तो सब्सक्राइब कितना है? 60, 70 मत बोलना। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आगे बोलिए। बोलता हूं 31 मार्च 17, देखते तो ईयर का एंड का डेट लग रहा है। इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर। ओहो, 10 का शेयर में अभी तक कितना मांगा है? 9। तो अगर मैं पूछूं कॉल्ड अप कैपिटल 10 बोलोगे कि 9 बोलोगे? इतना सोचने में टाइम लग रहा है क्या? अगर बोल रहा है ऊपर में डिमांडेड कॉल, कॉल्ड अप का डेफिनेशन क्या था? इट इज दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच हैज बीन डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो बताया हुआ है, तो वही तो बोला 9 रुपया कॉल्ड अप है। अरे बोलना, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन नालायक शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। बोला सब कोई 9 रुपया करके दिया, सब कोई, बस एक नालायक है जो अभी तक सिर्फ 7 दिया है। मतलब आउट ऑफ 9 कॉल्ड ही हैज पेड 7, सो हाउ मच ही हैज नॉट पेड? तो 2 रुपीज अरियर है उसका। अरे बोलना, मैं हिसाब लगा रहा हूं, जल्दी समझना। हमारे यहां पर 60,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, जल्दी बोलो हाँ कि ना। और अभी मेरा कॉल्ड अप 9 रुपया करके, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल तो 540 है। अब मैं बात करना चाहता हूं मेरा कॉल्स इन अरियर कितना है। वो नालायक के पास 5,000 शेयर था, अरे वो 2-2 रुपया करके नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया? 10,000। तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना है? 530। ये मेरा पेड अप है, मतलब शेयर होल्डर इतना रुपया दिया मेरे को। अरे बोलना, मेरा बात सुनेगा। ये 530 हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, नहीं समझा? ये जो शेयर कैपिटल आएगा ना, शेयर कैपिटल, मैं तो अभी बोल रहा था, शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल लिखते हैं, और पेड अप कितना है मेरा? और मजा का बात सुनो ना, पेड अप 530 मतलब बैंक में 530 आया होगा अल्टीमेटली। अब तुम सोचना चाहते हो तो लंबा सोचो ना। 70,000 का पैसा मिला होगा पहले एप्लीकेशन, फिर 10,000 का वापस किए होंगे तो 60 का बचा होगा, फिर अलॉटमेंट मिला होगा, फिर वो कॉल मिला होगा, कॉल में एक आदमी पैसा नहीं दिया। इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी करके लास्ट में हिंदी बात पैसा ही ना बचेगा। ये हम पहले भी समझाने की कोशिश की थे एग्जाम में कि लास्ट में बचता ही क्या है? शेयर कैपिटल पेड अप, और जितना रुपया तुम्हारा शेयर में बचेगा उतना रुपया बैंक बैलेंस बचेगा। तो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस बचेगा। बैंक बैलेंस कहां दिखाएंगे? एसेट साइड में, कौन से हेड में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस यही बन गया बैलेंस शीट तुम्हारा। इतना ही डेटा देखिए, बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में लिखने को सब कुछ लिख दो, पर आएगा 2 ही आइटम। एक लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, शेयर कैपिटल 530, और एक तो एसेट साइड में क्या दिखाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस 530, बैलेंस शीट खत्म। ये बनाना है तुमको बैलेंस शीट। बोलो बात समझ में आया? मेरा बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अच्छा चलो बस रेडी करो।
बैलेंस शीट को। अ कंपनी, कंपनी का नाम दिया है क्या? ए कंपनी का नाम दिया है क्या? बैलेंस शीट एज ऑन डेट दिया क्या? क्या था? 31/3/70। ठीक है, अब घबराए नहीं, आपको फटाफट बनाने का तरीका भी सिखा दे। ये रहेगा नोट, रुपीस, पर्टिक्यूलर्स। हमको पता है आपके मन में बहुत सारा डाउट आ रहा है, भैया 2 ही आइटम है तो सारा लिखने का जरूरत है क्या? तो पता है ऐसा बहुत सारा चीज आ रहा है मन में, मैं बताऊंगा एक एक करके। पहले बोलो फॉर्मेट बन गया क्या आपका? पहला साइड, ए साइड का नाम बोलो। गलत बोला, इक्विटी एंड लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटीज। तो एक से ज्यादा लाइबिलिटी होगा ना। इसमें सबसे पहला हेड आता है क्या? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। इसके लिए हमको एक नोट बनाना है तो नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, 1 2 3 4। जो जिसको पहले बनाना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। और जानते हो, मैं ये वैल्यू भी जानता हूं 530 आएगा। अब ये मत बोलना नहीं पता, अभी दिखाया था भैया, भूल गया, अच्छा हुआ, पर लिख लो। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है क्या? नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हेड जो आता है उसका नाम है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कुछ है क्या? बोले दिया तो नहीं है, तो सुनो ना, सिर्फ ब्रॉड हेड लिखना, अंदर का सब हेड लिखने का जरूरत नहीं है। जो मेन हेड है वो लिखा, अंदर में हम नहीं लिखने का है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रो, वो सब मैं नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, तो वो टाइम बचा लो। सिर्फ ब्रॉड हेड लिख के बता दो कि तुमको पता है। तीसरा, तुम्हारे पास कोई करंट लाइबिलिटी तो था ही नहीं, तो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेगा? ब्रॉड हेड लिख के छोड़, मतलब करंट लाइबिलिटीज लिखा, बाहर लिख दिया नील, बस। अब लास्ट में तुमको पता ही है टोटल करेगा, अब बहुत डिफिकल्ट है, टोटल 5,30,000 आएगा टोटल। थक गया होगा इतना बड़ा बैलेंस शीट देख के, ठीक है। नेक्स्ट बी, इसके बाद आएगा एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। क्या अपने सम में कोई नॉन करेंट एसेट दिया था क्या? नहीं। उसके बाद सेकंड आ जाना चाहिए करेंट एसेट्स। ऐसे तो बहुत हेड है, पर अपने पास करंट एसेट में सिर्फ एक ही चीज है, बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस कौन से हेड में आएगा? तो बस वही लिख दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मैं जानता हूं अगर उधर 530 है तो इधर भी कितना ही होना चाहिए, 530। हाँ, नोट बनाना है तो बना दो एक तो नोट 2 बोल के। कैसे दिखाएंगे वो सब हम आपको बता रहे हैं। तुम देख रहा, बैलेंस शीट टैली भी हो गया। कितना डिफिकल्ट बैलेंस शीट मांगा था भगवान, पसीना ही छूट गया। उफ, बोला पढ़ाई इतना सारा मांग रहा है 2 चीज। मैं तो फ्यूचर का देख के पढ़ाया हूं ना, कि आगे भी तो बैलेंस शीट का जरूरत पड़ेगा जीवन में, तो वहां पर वो सब आइटम्स आएगा, इसलिए मैं लिखवा दिया। यहां तक हो गया? ए यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? ए यहां तक हो गया? अच्छा, अब मेरे को दिखाना है असली चीज, और इसके बाद आप लिखेंगे हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स। हेडिंग डालो नोट्स टू अकाउंट्स। और पहला नोट नंबर किसको दिए थे?
शेयर कैपिटल को याद है कि भूल गए? देख लीजिए ऊपर में शेयर कैपिटल को ना दिए थे, तो यहां पर आके लिखेंगे नोट 1, और ये किसके लिए नोट बन रहा है? शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बताऊंगा। शेयर कैपिटल ये कैसे प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सारे बच्चे रेडी हैं? सबसे पहले दिखाया जाता है, याद है हम पहला क्लास में आपको शेयर कैपिटल का बहुत सारा नाम लिखाए थे, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारा चीज दिखाना पड़ता है एक एक करके। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं ऑथराइज्ड कैपिटल, लिखा, अंडरलाइन करो। अब जो ऑथराइज कैपिटल दिया है ना वो कॉपी कर दो सम में। ये देखो यहां पर, कहां गया मेरा सम, ये रहा, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर है ना, वो भी ध्यान दे लेना, जो होगा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया भैया? 10 लाख। डबल लाइन क्लोज। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए लॉ बोलता है, इसलिए दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का। एक्ट मतलब लॉ हो गया ना, तो लॉ में ऐसे वहां फॉर्मेट दिखाया हुआ है कि ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, इसलिए हमको शो करना है। ऑथराइज के बाद आता है इशू। फिर से सम के तरफ जाओ, आपके पास बुक है ना? ये आपके पास बुक है कि नहीं है? देख के बताओ इशू कितना क्या था? इशू और शेयर एक एक तो कितने का है? हाँ तो 10 ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पर आके लिखूंगा 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख। इशूड हो गया। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड। 70 अप्लाई हुआ था, पर मैंने कितना अलॉट किया, तो सब्सक्राइब कितना हो गया? 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया? 9 क्या था? वो सब्सक्राइब्ड है? नहीं नहीं, वो सब्सक्राइब्ड है। क्या था 9? क्या था? मुंह से बोल, वो क्या था? तो हम कॉल्ड अप लिखे हेडिंग, क्या तो मुंह से निकला ही कैसे? शादी के बाद पूछा आपकी वाइफ का नाम बताओ, पड़ोसी का उनका नाम बोलेगा, बोले पूछ रहे हैं, ऐसा बात करता है। बोलो तो बहुत कुटाई होगा तुम्हारा फ्यूचर में। ऐसे हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं बोलने के चक्कर, गलत जगह गलत क्वेश्चन पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, संभल के थोड़ा। नाम पूछ रहे हैं, वाइफ का, पड़ोसन का नाम बता रहे हैं, बता। नेक्स्ट, इसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप आप चाहो तो एक साथ दिखा सकते हो, ये दोनों कंबाइन करके दिखाने का, क्योंकि कॉल्ड अप से कॉल्स इन एरियर माइनस करके ना पेड अप दिखाते हैं, तो एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहां कैसे दिखाएंगे? अब तुम बोलो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ, मर्चा, आज भी तो 10 रुपए ही है फेस वैल्यू, ऑफ 9 इंच कैसे हो सकता है? ऑफ तो 10 इंच है। ₹9 कॉल्ड, आपको 6 से लिखना है, ये सारा लीगल लैंग्वेज है। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि 60,000 शेयर है ऑफ 10 इंच। ऑफ 10 इंच मतलब एक एक का फेस वैल्यू कितने का है? 10 है, उसमें कॉमन लेके लिखा, किंतु कॉल्ड कितना है इसमें से? 9 है। पूरा बात नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा बात नहीं लिखोगे तो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग है और फाइन भी है। तुम लोग लॉ पढ़ेगा आगे जाके, तुम लोग को समझ में आएगा ये सब बात, बहुत बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। अभी तुम हंस रहा है, एग्जाम में गलत करेगा तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, ठीक है ना। फ्यूचर में ऐसा गलती कर दिया मान लो,
तो ज्यादा क्या है, 10 लाख रुपया फाइन और 6 महीना जेल है, दोनों साथ में है। हाँ, एक छोटी सी गलती आपका जीवन नष्ट कर सकती है। आपको लग रहा है हंसी मजाक है, लॉ पढ़ेगा तो समझ में आएगा आगे जाके हंसी मजाक नहीं है, समझ रहा है, सीरियस होके करना पड़ता है। 540 माइनस कॉल्स इन अरियर। मैं बस याद दिला रहा हूं, 5000 शेयर था, जो लोग 9 में से 7 दिया था, तो कितना नहीं दिया था, 2 रुपीज करके नहीं दिया था, मतलब 10,000। तो पेड अप कितना बचा, ये रहा। तो बेसिकली आपका ये वाला जो फिगर है ना मुन्ना, ये फिगर कहां जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है, और बाकी सब डिस्क्लोजर पर्पस की वजह से दिखाया जाता है, पर आपको दिखाना सभी है। ये इतना डिटेल आपको देना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर एंड स्पेसिफिकली डिटेल्स दिया है तो। अब मान लो कोई सम में तुमको डिटेल ही नहीं बताया, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, तो क्या करेगा, नील मत लिख देना, नील मतलब होता है जीरो, इसीलिए पूछ रहा हूं सब। आज तो पूरा ही सुबह गर्दा उखाड़ रखा है तुम तो, एक की जगह डबल डोज हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। नील नहीं लिखेंगे, या तो ब्लैंक छोड़ेंगे या तो क्वेश्चन मार्क। नील मतलब होता है जीरो, तो मतलब तुम बोलना चाह रहे हो ऑथराइज कैपिटल जीरो है। ऑथराइज कैपिटल जीरो तो कंपनी बना कैसे, कंपनी में मालिक होगा ना, मालिक का कुछ 1 रुपया तो कैपिटल होगा भाई, नील नहीं हो सकता। क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है। तो आगे अगर नहीं देगा तो हम या तो ब्लैंक छोड़ देंगे या तो क्या लगा देंगे वहां पर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया आएगा, डोंट वरी। अच्छा हाँ, एक तो चीज याद है तुम लोग को हम एक तो सिखाए थे, वो अगर मैंने 2000 शेयर फोरफिट किया और मान लो सिर्फ 1500 रीइश्यू किया, 500 जो रीइश्यू नहीं किया उसका पैसा फोरफिटेड शेयर में रहता है, और वो किस में ऐड होता है, पेड अप। हाँ, ये जो पेड अप है ना, यहीं पर ऐड करके दिखाएंगे, और जो टोटल फिगर है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही बोल दिया, मतलब कोई खास दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया बात। ये सम खत्म नहीं हुआ, 2 नोट बनाना था, एक तो मैंने बना दिया, मैं दूसरा बना देता हूं। नोट नंबर 2, और इसका नाम था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें एक ही आइटम आएगा, जानते हो क्या, अपने पास क्या था, बैंक बैलेंस कितने का, 530। अब कैसे आया ये दिखाने का जरूरत नहीं है, बस हो गया, बस यही फिगर गया है बैलेंस शीट में। देखो एक बात बताता हूं, गुस्सा मत होना प्रैक्टिकली पहले नोट में अमाउंट निकलता है, फिर बैलेंस शीट में भरा जाता है, पर हमने बस उल्टा किया है, पहले बैलेंस शीट भर लिया फिर नोट बनाया। रीजन क्या, क्योंकि आइटम कुछ था ही नहीं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में एक आइटम थोड़ी ना होता है भाई, तुम समझ रहे हैं मेरा बात, वहां तो हजारों आइटम होता है, तो जब तक आप टोटल वोटल नहीं लगाओगे आप कैसे बता पाओगे। तो प्रैक्टिकली पहले नोट बनता है फिर बैलेंस शीट में अमाउंट जाता है, और अभी हम लोग क्या किए, पहले बैलेंस शीट बनाए फिर नोट बना लिए। मैं आपको बता दिया सीक्वेंस क्या चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्लियर हो गया। अच्छा चलो अब एक और सम करते हैं, एक ही सम तो बचा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, सम नंबर 6, छोटा सा पैरा सम है, मेरे को लगता है ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसमें तो मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट तक, बैलेंस शीट के पहले तक मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए फटाफट ये सम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम लगाने वाला सम है नहीं, क्योंकि तुम लोग जिस लेवल का सम कर लिया उसके बाद ये तो हलवा लगेगा। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 each at 20% premium as under। जल्दी जल्दी हमको जाओ, द नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, प्रीमियम कितना रुपया पर शेयर 20, तो इशू प्राइस 120, एप्लीकेशन 20 रुपया है, अलॉटमेंट 70 और फर्स्ट कॉल 30, टोटल 120 है। किंतु प्रीमियम का ये तो बताया ही नहीं है, अलॉटमेंट में होगा भैया। ब्रैकेट में वो सब क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, वो डेट का चर्चा जानते हो मैं एकदम लास्ट में करूं, अभी डेट लेके माथा मत खराब करो। फिर बोलता है द अलॉटमेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 1/9, ठीक है, तो मतलब अलॉटमेंट रेजोल्यूशन मतलब इस दिन हम लोग शेयर होल्डर को जाके शेयर पकड़ा दिए होंगे एप्लीकेशन लेने के बाद, और इसी दिन हम लोग अलॉटमेंट मांग भी लिए होंगे। अच्छा, एंड ऑन फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑन 1/12, अरे मतलब फर्स्ट कॉल मांगे कौन सा दिन है वो दे दिया है, तो इसका तो कोई जर्नल एंट्री नहीं, डेट का खेला है।
मिस्टर ए होल्डिंग 200 shares failed to pay allotment and call money। ए allotment भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। मिस्टर बी होल्डिंग 400 shares failed to pay call money। मिस्टर बी क्या नहीं दे पाया, कॉल मनी नहीं दिया। ऑल द शेयर्स वर forfeited on 31st January 11। ये सारा का सारा शेयर फोरफिट हो गया। सारा का सारा मतलब ए का 200 और बी का 400, टोटल 600 फोरफिट हो रहा है। किंतु मेरा क्वेश्चन है कब फोरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद कि कॉल के बाद? हाँ, जब कॉल नहीं दे पाए उसके बाद, फुल्ली कॉल्ड होने के बाद फोरफिट हो रहा है। तो जिस दिन दोनों का शेयर फोरफिट हो रहा है उस दिन मेरा शेयर फुल्ली कॉल्ड है, तो उस दिन कॉल्ड अप कितना है? हाँ 100 है, 100। किंतु ये भी ध्यान रखना सब में प्रीमियम था। ए अलॉटमेंट नहीं दिया था तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम नॉट रिलीज इन कैश, तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। किंतु बी जो है ना वो अलॉटमेंट का पैसा दिया था तो प्रीमियम भी दे दिया, प्रीमियम रियलाइज इन कैश, तो उसका प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। भले एक दिन में फोरफिट कर रहा हूं किंतु मैं दोनों का एंट्री अलग अलग करूंगा। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको करने के लिए, याद है ना? अच्छा, ऑफ विच 500 शेयर्स वर रीइश्यूड ऑन 15/2 @ 110। अच्छा, फिर 600 हमने फोरफिट किया। नहीं समझा मेरा बात? एक था ए, एक था कौन? बी। सॉरी, एक मिनट। हम जब फोरफिट किए तो ए का 200 और बी का 400, कितना टोटल फोरफिट कर लिए? 600 फोरफिट कर लिए। और इसमें से रीइश्यू टोटल कितना कर रहे हैं? रीइश्यू 500। अब मेरे को डाउट है किसका शेयर रीइश्यू हुआ, क्योंकि अगर हमको नहीं पता होगा तो प्रॉफिट अलग अलग होगा ना, अलग अलग आदमी का। 500 शेयर्स रीइश्यू गया 110। अच्छा, 100 का शेयर 110 मतलब प्रीमियम में रीइश्यू हो रहा है, ठीक है। बोलता शो द जर्नल एंट्रीज विद एप्रोप्रिएट डेट्स एंड नरेशन। तो ये नरेशन तो तुम लोग घर में लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेट हम बता देंगे। पर रीइश्यू किसका शेयर हुआ है? कहां बोला ए का पूरा हुआ है? हम बोल रहे हैं बी का पूरा हो गया। चलो, हम बोल रहे हैं बी का पूरा हुआ है, ए का 100 हुआ है। ऐसा भी तो हो ही सकता था ना। पर क्या हुआ है तुमको पता है क्या? तुम कुछ भी एजम्पशन ले सकता है, किंतु मेरा मानना है कुछ ना बोले एग्जाम में फीफो ही करना, जो तुम लोग बोल रहे हैं। फीफो मतलब पहला नालायक जो बना था पहले उसको निकालो, फिर दूसरा नालायक। तो पहले नालायक कौन बना था? तो पहले तुम एक काम करो, ए का रीइश्यू कर देना 200, तो बाकी 300 किसका रीइश्यू करोगे? हम लोग नोट देंगे लास्ट में, याद दिला देना, भूल गए तो तुम्हारा गलती। अभी नोट नहीं देना, कब देना? एकदम लास्ट में, कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ए का पूरा शेयर रीइश्यू हो गया है और बी का 300। क्योंकि यहां क्लियरली नहीं बोला है, तो कोई भी बच्चा कोई भी एजम्पशन ले उसको मार्क्स देना पड़ेगा। ये देखो तो अलग ही हो रहा है। तेरी ये क्या एक नया फीचर आया, देख रहा है? ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है, हमको करने भी नहीं देता है, अपने आप ही हो जाता है। इतना ऑटोमेटिक फीचर ना पसंद नहीं आता मेरे को लोग का। मेरे ही से गलती हुआ, एक दिन लिखा अपडेट आया और हम गलती से कर दिए। हम बोला अच्छा ही आया होगा, हो गया अच्छा मेरा। चलो, ऑटोमेटिक ना 2 सेकंड में जो पहले जो पेन यूज कर रहा था वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है, हमको बोलना भी नहीं है, ऑटोमेटिक। हम ये कौन सा नियम है भाई? चलो एनीवेज, हम लोग चलते हैं भैया। ए सुनो ना, एक तो जर्नल एंट्री करने बोला था, हाँ आगे मैंने पढ़ा नहीं। एंड ऑल्सो शो रेलिवेंट आइटम्स, कहां पर? बैलेंस शीट लास्ट का बात है, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर बैलेंस शीट लेके लड़ाई कर लेंगे, ठीक है ना? चलो, बुक्स ऑफ, बताओ एक्स लिमिटेड, और मैं बात कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज का। ए जर्नल लिखा, स्टार्ट करो। अच्छा पहले बोल दो, नहीं तो बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा जगह ना छोड़ देना इस बार, किसके लिखने के लिए? डेट के लिए। हाँ, फिर मत बोलना कि भैया हम तो जगह छोड़ना भूल गए, तो पहले तुम छोड़ लेना भाई साहब अपना। अगर जर्नल का फॉर्मेट बनाता है तब तो तुमको पता ही है डेट का कॉलम होता है, उसी का जगह छोड़ना है। चलो, सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलना एंट्री नालायक लोग, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
पिछले दिन हम बोले थे जो बोलता है मेरे साथ पता है ना क्या होता है और जो नहीं बोलता है वो तो अच्छा तुम लोग खुद समझेगा। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी था 20 रुपीज करके ऑन हाउ मेनी शेयर्स 1000 और 10,000, तो कितना होगा ये 20 लाख 2 लाख। नरेशन का जगह छोड़ लो, स्पेसिफिकली समय बोला भी था, तो नरेशन तुम घर जाके लिख लेगा ना, बिन एप्लीकेशन मनी रिसीव। अच्छा तुम लोग सबको ही मेरा ये वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखा है? हम उसमें कुछ वीडियोस डालते हैं, वो देख लिया करो, तुम्हारे काम का जो है। बस यही बता दिए, समझदारों को इशारा काफी होता है। और अपने तक मत रखा करो, दूसरों को भी शेयर किया करो, ठीक है ना? ज्यादा सेल्फिश होना भी अच्छा नहीं है जीवन में। चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या करने का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा इस समय कोई एक्सेस एप्लीकेशन वगैरह का चक्कर नहीं था क्या? तो इजी हो गया सब। फिर अलॉटमेंट का बारी आता है ना, पहले अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा कि भीख मांगना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी है क्या? तो साथ में लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं सब नहीं देख रहा, तुम देख के बताओ अपना अलॉटमेंट मनी कितना करके था 70, इसमें प्रीमियम 20 था ना, तो 50 कैपिटल है। कितने शेयर पे मांगोगे 10,000। ये क्या हो गया, ड्राइंग ही बन रहा अपने। $7 लाख अलॉटमेंट का है जिसमें 5 लाख कैपिटल और 2 लाख क्या है प्रीमियम। बिंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। नरेशन का जगह छोड़ लेना, तुम लोग लिख लेना, हमको नहीं आता नरेशन, तुम लोग को ज्यादा अच्छा आता है मेरे से, इसलिए तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या अलॉटमेंट का पैसा सब कोई देगा क्या? नहीं, तो जो देता है उसके लिए बैंक डेबिट, और जो नहीं देता है उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जाके कितना लिखे 7 लाख। अच्छा अरियर कौन नहीं दिया? मिस्टर ए। और ये सुना ए अरियर अलॉटमेंट नहीं दे रहा, वो वर्किंग करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? ओ अच्छा, प्रोराटा ही नहीं है। नहीं मेरे को बस मन में इसलिए पूछ लिया था कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, सब में क्या होना चाहिए? जब प्रोराटा ही नहीं है तो भैया वो बात सोच के मतलब नहीं है। तो ए का कितना शेयर था हाथ में 200 शेयर, वो अलॉटमेंट मनी कितना करके नहीं दिया 70 करके, 70 करके ना, तो कितना रुपया नहीं दिया वो 14,000। तो कितना दे दिया वो 686, ठीक है। चलो अब इसका शेयर फॉरफिट कर देते हैं। नहीं नहीं भैया पहले कॉल होगा उसके बाद, तो चलो कॉल कर लो पहले। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमको पता है बहुत जन लड़ेगा, भैया सब में तो फर्स्ट कॉल लिखा था, तो तुम फर्स्ट कॉल लिख दो या फर्स्ट एंड फाइनल लिख दो, है तो इसके बाद तो और कोई कॉल है ही नहीं, तुम्हारी मर्जी। कितना करके था कॉल मनी 30 रुपीज करके। कितने शेयर पे मांग रहे हो 10,000, तो मांग कितना लिया 3 लाख। बस इतना बताओ कि सब कोई पैसा दे देगा क्या? तो जो देगा उसके लिए क्या डेबिट बैंक डेबिट, और जो नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या फाइनल कॉल। अच्छा अब पहले से थोड़ा स्पीड बढ़ा क्या आप लोग का? और ये तो मेरे को लग रहा है इजी लग रहा होगा, क्योंकि जिस लेवल का आप लोग सम कर चुके हैं उसके बाद ये कुछ नहीं है। फाइनल कॉल कितने का है 3 लाख। कॉल्स इन अरियर में एक भी था और नालायक बी भी तो आ गया, हाँ कि ना? ए के पास कितना शेयर था और बी के पास 400, और ये लोग 30 करके नहीं दे रहा है ना,
मतलब ये 6,000 नहीं दिया और ये 12,000 नहीं दिया। क्या मैं अमाउंट ठीक बोल रहा हूं ना? मैं तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं। तो कॉल्स इन अरियर आप बोल रहे हो 18 लिख देने के लिए, तो बैंक में कितना आएगा चेक कर लेना। 2,82,000। ओके, बस हम खत्म। तो किसका शेयर फॉरवर्ड करना है, ए का कि बी का? तो पहले ए का कर लें। बताओ, सम देखते देखते ए क्या क्या नहीं दिया था। अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, तो क्या दिया था वो? एप्लीकेशन। प्रीमियम कहां है? अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम नहीं दिया, उसने नहीं दिया, मतलब कंपनी को नहीं मिला, तो कंपनी बोलेगा प्रीमियम नॉट रिलेशन कैश, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिलेशन कैश देन इट शैल बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। मैं थोड़ा फास्ट बोला मगर समझ में तो आया ना? हाँ। तो चलिए एंट्री भी चाहिएगा ना, तो बताइए आज फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या करवाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फिर 2 कॉल्स इन अरियर, फिर फॉरफिटेड शेयर। बढ़िया। आज का कॉल्ड अप 80 रुपीज था, राइट? नहीं, 120 था ना? 100। हाँ तो बोल 100 है, शर्माने का क्या बात है। हम ए का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ए का कितना शेयर था? तो कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000। प्रीमियम कितना कैंसिल होगा? 20 करके ना, कितना होगा? 4,000। मुझे ना ए का अरियर खोजना है। सुनो इधर देखो, पहले ए का अरियर 14,000 था अलॉटमेंट के दिन, और फाइनल कॉल के दिन कितना था? 6,000। हाँ, तो 14,000 प्लस 6,000, ये तो गया 20। तो फॉरफिटेड शेयर में कितना जाएगा बैलेंस? 4,000। अरे सुनो ना, आपने 200 शेयर्स पे 4,000 फॉरफिट किया है ना, तो एक एक शेयर पे 4,000 बाई 200 यानी 20 करके फॉरफिट किया है। नहीं समझ में आया क्या? अरे वो गधेड़ा सिर्फ एप्लीकेशन ही तो दिया था। एप्लीकेशन कितना रुपए करके है? 20 करके। 200 शेयर पे 4,000 फॉरफिट हुआ है। क्या गलत है कुछ? नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ ले। तुम लोग अब सीख चुके हैं, मैं गलत भी कर सकता हूं, तुम लोगों को पता ही है मेरा तरीका। अब इसके बाद किसका शेयर फॉरफिट करना है? बी का। मिस्टर बी क्या नहीं दिया था पहले बता? फाइनल कॉल। तो वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया, उसने दिया तो कंपनी को मिला, कंपनी बोलेगा रियलाइज इन कैश, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज्ड इन कैश इट शैल नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉरफिटेड शेयर। कॉल्ड अप कितना है? 100 है ना, 400 शेयर था ना बी के पास, तो 40,000। वरना ये बी का अरियर यहां पर है, देखो सिर्फ फाइनल कॉल में 12,000, तो 12,000 यहां रख देंगे और बैलेंसिंग फिगर फॉरफिटेड शेयर में डाल दो। कितना? 28। थोड़ा बुद्धि लगा लेना, 400 शेयर में 28,000 फॉरफिट हुआ है, तो 1 शेयर में कितना फॉरफिट हुआ है? 28,000 डिवाइडेड बाई 400 यानी कि 70 रुपए, यानी पर शेयर हमने 70 करके फॉरफिट किया है। ये जो निकालता हूं पर शेयर कितना फॉरफिट किया, ये कोई काम का है क्या? प्रॉफिट ऑन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट जगह लगेगा। अब फॉरफीचर तो हो गया, अब रेशियो का, किंतु सारा शेयर नहीं हो रहा था, 500 रेशियो हो रहा था एट द रेट 110। 100 का शेयर 110, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम में। तो जब हम लोग रीइश्यू करेंगे एंट्री सोचते हैं, पहले देख लो, पहले देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। जब डिस्काउंट करते थे तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट है, तो प्रीमियम है तो फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट करेंगे, नहीं करेंगे क्या? चलो प्रीमियम कर देते, चलो याद है ये सब चर्चा किया हुआ है। 110, 100 और 10,
मल्टीप्लाई बाई कितना, 600 शेयर इश्यूड हो गया ना, 500 श्योर, देख लो 55,000। हाँ अच्छा, वो ऊपर बैंक बोल रहा हूँ, हम वही सोचे क्या बोल रहे। अब रीइश्यू कर दिया तब तो वो निकालना पड़ेगा, वो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिजर्व। पर इसके लिए वर्किंग बनता है भाई साहब, नहीं बनता है क्या? बनता है भैया, बनता है। तो वर्किंग नोट ए, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ तुम पूरा लिख रहे हो, शॉर्ट में लिख दिया पॉर, तुम समझ जाएगा ना, प्रॉफिट ऑन रेशियो। एग्जाम तुम्हारा है, तुम समझो लिखना है कि नहीं लिखना है। एग्जाम में पॉर करके आ गया तो पॉर ही हो जाएगा तुम्हारा। टीचर क्या करेगा पता है, पी और आर हटा के बाकी तुमको दे देगा, बोला दिस इज योर्स। ए, दो दो आदमी था, कौन कौन, ए और बी। मैं जो बोल रहा हूं, हाँ पहले तुमने क्या बोला, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। चलो सम देख के बताओ, ए से कितना फोरफिट किया है, 20 रुपीज, और बी से, ए से 20 और बी से, देखना स्क्रीन पे तो है 70, दिखाई दे रहा है ना सबको। अरे भाई ये रहा 20 और 70, फेंक दे, सब तोड़ दे, ठीक है। 20 और क्या, 70 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। कितना डिस्काउंट है, और डिस्काउंट तो नहीं था, प्रीमियम है, 10 रुपया प्रीमियम ऐड कर दो, डिस्काउंट माइनस तो प्रीमियम ऐड नहीं। पहले सीख लिया था क्या, लॉस ऑन रेशियो हो गया, तो इससे लॉस का तो कोई रिलेशन नहीं, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा ना। प्रीमियम कैन नॉट बी फोरफिटेड, लॉजिक ये था। यह गया प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 500 shares reissued, a profit on 500 shares reissued। कौन कौन था, ए और बी। ए से एक शेयर में 20 का फायदा, बी से एक शेयर में 70 का फायदा। ए का पूरा शेयर आप रीइश्यू करने का प्रण लिए थे, और फिर आप बी का 300 शेयर इश्यू करेंगे बैलेंस, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4,000, 7 या 21, टोटल कितना आ रहा है 25। हाँ इसके नीचे लिखना पड़ेगा नोट, इट इज assume that entire 200 shares of A and 300 shares of B has been reissued। सॉरी, नहीं समझा भैया क्या लिखा, आप समझे कि नहीं समझे? मैंने बता दिया कि मेरा एजम्पशन क्या है, किसी का भी कुछ भी एजम्पशन हो सकता है ना, तो मेरा एजम्पशन मैंने बता दिया। हो गया जी। तो अब मैं 25,000 कहां उठा के लिखूं, कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व। अच्छा एक बात पता है, अभी तक सारा शेयर इशू नहीं हुआ है, बोल सकता है तुम लोग में से कोई फोरफिटेड शेयर का बैलेंस क्या होगा?
हाँ तो अमाउंट बोलो ना डायरेक्ट 7,000। शॉर्टकट तरीका याद है ना, क्योंकि किसका लेफ्ट टू बी इशूड है, बी का। बी से 70 करके फोरफिट किया था, 100 शेयर बचा है, 70 into 100 7,000। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। मैं दिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट बनाना, आप घबराएंगे नहीं। किंतु मैं क्या करना चाहता हूं पता है, बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, ये जर्नल एंट्री का नेट इफेक्ट क्या आएगा लास्ट में, वही ना दिखाना है। तो एक बार मैं चेक करना चाहता हूं नेट इफेक्ट क्या बचेगा। मैं जितना भी एंट्रीज है ना सबको कंबाइन कर दूंगा, कट कुट आ जाएगा सब कुछ, जो लास्ट में बचेगा वही बैलेंस शीट में आएगा। तो एक बार मैं देखना चाहता हूं कि बचता क्या, क्योंकि मेरे पास पूरा एंट्रीज है ना। इससे क्या होगा देखो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पर आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले, रेडी सारे बच्चे लोग, सबसे पहले बैंक में 2 लाख डेबिट हुआ, मतलब बैंक में पैसा आया कि गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो मेरा बैंक है, बैंक में आज 2 लाख आया डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, कहां गया, तो इसको हटा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट, मेरे को नेक्स्ट दिख रहा है क्या, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, ये क्रेडिट हुआ था। और देखो अगले ही एंट्री में ये, तो ये तो नलिफाई हो जाएगा, इसका तो कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। पहले भी ये समझाया हुआ अकाउंट बना के, याद है वो लसम में। हाँ एनीवेज देखते रहो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख आ गया, मतलब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट ही तो किया हमने। तो सीधा सीधा बात है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कितना रुपया आ गया, 2 लाख आ गया। हाँ बैंक का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल का क्रेडिट, ये तो समझाने का जरूरत नहीं है मेरे को आज के दिन। नेक्स्ट, मैं देख पा रहा हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 7 लाख का, और यहां पर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने का है, 7 है। अच्छा ये सब मैं काट रहा हूं, तुम कॉपी में मत काट देना, पता चला एग्जाम में करके आया, करके काट काट के आ गया। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, तुम सिर्फ फोकस करो यहां पर, तुम अपने आप ही बहुत कुछ देख लेगा। तो अलॉटमेंट कट कुटा लिया, छोड़ो। इसके बाद मेरे को कैपिटल क्रेडिट मिला कितने का, 5 लाख। मतलब कैपिटल 5 लाख से बढ़ेगा कि कम जाएगा। अरे इसमें भी डाउट है क्या, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कैपिटल क्रेडिट किया तो कैपिटल बढ़ेगा कि कमेगा। हाँ तो बोले ना जल्दी से, इतना बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता है, बढ़ेगा। कितना कैपिटल बढ़ रहा है, 5 लाख से बढ़ रहा है। और साथ में उसी एंट्री में उसके नीचे था सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो एक नया अकाउंट आ गया प्रीमियम बोल के, और प्रीमियम में कितना बैलेंस आ गया, 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। भाई साहब 2 लाख का क्या बैलेंस है, क्रेडिट। ये सब चीज ध्यान दो। नेक्स्ट, बैंक डेबिट हो गया 686, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ेगा, बस यही सुनना था मेरे को। तो बढ़ा दिया जाके, 686 जुड़ गया बैंक में मेरा, और आया था घर में पैसा। अच्छा नेक्स्ट, कहां गया, कॉल्स इन अरियर कितने का है, 14। कॉल्स इन अरियर कितना है, एक बार में हिसाब लगा ले, जरा दिमाग में रखना या कैलकुलेटर हाथ में लो। कॉल्स इन अरियर डेबिट है 14। अच्छा मैं नीचे गया, फिर से डेबिट हो गया 18, तो जोड़ दो दोनों को, 14 प्लस 18, अरे डेबिट डेबिट जुड़ जाएगा ना, कितना हो गया 32। 32 में से क्रेडिट हो गया 20, तो माइनस कर दो, 12 बच रहा है। और देखो अगला एंट्री में फिर से क्रेडिट हो गया 12, 0, तो कॉल्स इन एरियर क्या हो गया, 0। हाँ तो ठीक ही है ना, जब पैसा नहीं देता है, तुम भूल गया शायद सब चीज, हम लोग कॉल्स इन एरियर डेबिट करते हैं, और जब फोरफिट होता है तो उसकी सारी यादों को, तो ये मिट ही जाता है ना याद लास्ट में जाके, नहीं समझा। अगर मैं फोरफिट नहीं करता तो कॉल्स इन एरियर का बैलेंस रहता, अगर फोरफिट कर दिया तो अब कॉल्स इन एरियर का बैलेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा, कुछ ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, मैं कहा था कॉल्स इन एरियर वाला बात करवा दिया। अच्छा इसके बाद देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 3 लाख, और यहां पर फाइनल कॉल क्रेडिट 3 लाख, तो फाइनल कॉल भी तो कट लिया, कोई फाइनल कॉल तो आएगा ही नहीं। अरे आएगा क्या, नहीं। फिर उसके बाद देखो हमको दिखाई दे रहा है, नहीं बैंक का, पहले तो कैपिटल दिख रहा है मेरे को, कैपिटल में क्रेडिट हुआ 3 लाख, मतलब कैपिटल इंक्रीज कि डिक्रीज, ये क्या था दिमाग ही गोल गोल घूम रहा है इसका। तो भैया कैपिटल 3 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं जाके लिख दिया इंक्रीज 3 लाख से, ठीक है ना।
इसके बाद और क्या बैलेंस बचेगा देखें तो, कैपिटल के बाद बैंक, बैंक 282 क्या इंक्रीज की डिक्रीज? डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं बैंक बैलेंस 282 से मेरा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 282 हो गया, फिर क्या है? ओ माय गॉड, यहां तो कैपिटल डेबिट हो गया, हाँ कम हो गया, डिक्रीज हो गया, कैपिटल डिक्रीज हो गया भाई साहब। तो डिक्रीज कितना का हो गया? 20। तो मैं कैपिटल में जाके बोल रहा हूं डिक्रीज हो गया 20 से। समझ आ रहा है? अच्छा कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? नहीं। ओ माय गॉड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो गया। प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, डेबिट मतलब कैंसिल हो रहा है ना, कम हो जा रहा है, तो प्रीमियम भी डिक्रीज हो जा रहा है मेरा। कितने से? 4000 से। अरे बोलना। अच्छा नेक्स्ट, प्रीमियम के बाद क्या बचा है? फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हो गया 4000। क्रेडिट मतलब पहली बार आया है ना ये, तो मैं लिख रहा हूं फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस कितने का है? 4000। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? अभी तक नहीं। और क्या बैलेंस बच रहा है देखें, देखो कैपिटल फिर से डेबिट हो गया 40। डेबिट हो गया मतलब कैपिटल बढ़ गया कि कम गया? तो कम गया 40 से, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 2 फोरफिटेड शेयर 28 है ना, हाँ तो ये बढ़ गया। और यस सर कि नो सर? बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, 4000 पहले आया था, 28 अभी आ गया, बढ़ गया, दोनों क्रेडिट हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, बैंक डेबिट 55, बैंक में 55 आया कि गया? तो मैं बोल गया आया, 55 आ गया बैंक में। और देखो नेक्स्ट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50, हाँ कैपिटल 50 से और बढ़ गया। कहां गया मेरा कैपिटल? मैं बढ़ा देता हूं, एड 50 से और बढ़ा दिया। नेक्स्ट देखते रहना, क्योंकि बाद में आप शॉर्टकट भी देख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना बैठ बैठ कैसे करेंगे अपने, ये सिखा रहा हूं कि ये क्या तरीका है एक्चुअली समझने का, और फिर अपने आप ही आप शॉर्टकट निकाल लोगे ये सब चीज का। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख क्रेडिट हुआ, मतलब बढ़ गया, वेरी गुड, प्रीमियम 5000 से बढ़ गया। नेक्स्ट, ये लो, ये क्या कर दिया? फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हो गया ना, मतलब कम हो जाएगा। तो कहां गया मेरा फोरफिटेड शेयर? कम हो गया 25 से, समझ रहे हो? अच्छा नेक्स्ट, और क्या है? कैपिटल रिजर्व तेरी, हाँ कैपिटल रिजर्व पहले तो था नहीं, नया नया है, पहली बार कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस आ गया 25,000। सारा अकाउंट देख दुख लिया। अब कैलकुलेटर उठाओ, मेरे को सबसे पहले बताओ आपका बैंक बैलेंस कितना है? हाँ? बाकी लोग देखो तो 1223 बोल रहा है ये बच्चा, क्या सही है? अब इक्विटी शेयर कैपिटल का नेट बैलेंस बताओ। तुम लोग सुन के मत बोलना, खुद से चेक करके बोलो। 9,90,000। अच्छा वो 1223 ठीक है ना? अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बताओ। पुराना किया हुआ है क्या? वहां से देख देख के बोल रहा क्या? अच्छा डायरेक्ट कर रहा है ना, देख देख के मत बोलना। फोरफिटेड शेयर का बैलेंस ये तो आना ही था, ये तो तुम लोग भी हिसाब लगाया हुआ है। और लास्ट में कैपिटलिज्म में कितना है? 25। तो लास्ट में यही सारा अकाउंट का तो बैलेंस बचा है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो जो बैलेंस बचा है वही तो बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट, बैलेंस बचा है जिसका, मैं बोला छोड़ो भैया छोड़ो, मैं ना बचपन का टी से भी बैलेंस शीट बना लेता हूं। जो लाइबिलिटी साइड का आइटम है उसको लाइबिलिटी में लिख देते हैं, जो एसेट का एसेट में, देखते हैं क्या होगा। बैंक कौन सा साइड में आना चाहिए? सबसे पहले बैंक है एसेट साइड, तो एसेट साइड में जाके मैं बोल रहा हूं मेरे पास बैंक में बैलेंस है 12,23,000। अच्छा बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 990 किधर आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 990। अच्छा बताइए फोरफिटेड शेयर कहां आना चाहिए? इतना सिखाने के बाद, लास्ट समय याद दिलाने के बाद, अगर इतना रिस्पॉन्स टाइम लेता है तो मर जा मर जा, हम बोल रहे मर जा। कैपिटल रिजर्व में ऐड हो रहा है। हम फोरफिटेड वाला जब एग्जांपल लिए थे, 6 एग्जांपल लिए थे, हर एग्जांपल में बुलवाए थे 6 बार, याद आ रहा होगा शायद। इसके बाद लास्ट वाला सम में भी जब पेड अप कैपिटल लिख रहे थे वहां भी पूछे फोरफिटेड शेयर का बैलेंस कहां जाता है, वहां भी बोला, 7वीं बार हुआ।
अब 7 बार बुलवाने के बाद 8वीं बार जब पूछा जाए और पूरा क्लास अगर ब्लैंक हो तो तुम खुद ही समझो तुम कितना सुंदर पढ़ रहा है, तुम्हारा ब्रेन कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है। अब मैं क्या ही बोलूं, गुस्सा नहीं आएगा? बता क्या होना चाहिए, बताओ। पेडअप के साथ ऐड होगा तो बोलने में क्या तकलीफ है? पेडअप किधर आता है? पेडअप मतलब शेयर कैपिटल ना, तो किधर आता है? तो लाइबिलिटी एसेट्स आता है जहां पर हमको नहीं पता, हम लिख दे रहे भाई। इतना लॉजिकली बात ही क्यों किया हम। 7,000 फोरफिटेड शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं अब। हाँ 2,01,000 ये भी हो गया, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। हाँ और क्या बचा बोल? कैपिटल रिजर्व बचा, हाँ ये भी तो रिजर्व ही एक तरह का, तो ये हो गया 25,000, और तो कुछ बचा नहीं है। एक बार लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाओ और एसेट साइड का लगाओ, इधर 1223 आ गया और 1223, मतलब ठीक ही तो है। बैलेंस शीट तो जैसे भी बनाएंगे हम टैली हो ही जाएगा। अब एग्जाम में थोड़ा सा और भी चर्चा कर लिया जाए जी, ये दोनों एक साथ पेड अप कैपिटल में दिखाया जाएगा और ये दोनों एक साथ रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 9,90,000 नहीं है, 997 है, और आप जब रिजर्व एंड सरप्लस दिखाएंगे 2,01,000 प्लस 25 यानी 2,26,000 दिखाएंगे। नेट में बात तो हो गया, पर एग्जाम में मेरे पास क्या इतना टाइम रहेगा ऐसे बैठ के सोचने का? मान लो दिमाग काम नहीं किया तो ये तरीका से आप निकाल सकते हो क्या आएगा, पर फटाफट सोचो ना, आना ही क्या है? शेयर कैपिटल 990 कैसे आया? तो मैं तो ऐसे सोचूंगा अगर आपको याद हो कहानी कि हम लोग 10,000 शेयर इशू किए थे, अरे बोलना, उसमें से 600 फोरफिट हो गया था पहले, फिर उसमें से 500 रीइशू हो गया था, तो नेट में आज के दिन मेरे पास 9,009 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड है, तो 990 ना है, अरे बोलना। और फोरफिटेड शेयर का बैलेंस तो 70 रुपया वाला वो मिस्टर बी से फोरफिट हुआ था, 100 शेयर, तो 7,000 बचेगा, तो मैं पहले बोलूंगा कि मेरा पेड अप कितना निकल गया? 997। एक ये हो गया, ये मिल गया मेरे को। सिक्योरिटीज प्रीमियम निकालना मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, वो एंट्री देख के कोई भी निकाल देगा, उसमें 3 आइटम है, तुम बैलेंस फट से कर लेगा। प्रीमियम आया तो प्रीमियम का बैलेंस बचना चाहिए, और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकालने में दिक्कत है क्या? लास्ट एंट्री में मिल जाएगा, अरे बोलना। और अगर लाइबिलिटी साइड में अगर इतना रुपया है तो टोटल रुपया में ही होगा कैश में, वो समझाया हुआ है तुमको, और कैश में जाके टोटल लिख देना इतना 1223। इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे एग्जाम में, फटाफट लिखने का तरीका। अगर किसी को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, हम तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। एक बच्चा चीख रहा, चिल्ला रहा है, क्या चीज के लिए पता है? आपने जर्नल एंट्री में अभी तक डेट्स नहीं लिखा। लिख देंगे, घबराइए, लिख देंगे। आप लोग का फोकस का लेवल बहुत घट गया है, मेरा अगर बात मानो, अगर फोकस का लेवल बढ़ाना है, मोबाइल 15 दिन के लिए बंद कर दो। इन द सेंस स्पेशली जो तुम लोग वो वीडियोस, और वीडियो नहीं देखता आजकल, क्या बोलते उसको, हाँ वो रील विल देखना बंद कर दो। 15 दिन बंद कर दो, तुम देखेगा फोकस वापस आ गया। सिर्फ 15 दिन करके देखो, तुमको बहुत चेंज नजर आएगा, तुम अपने आप को बाकी लोगों से बहुत इंटेलिजेंट पाएगा। फैक्ट है। रेडी? ए ए ए ए क्या? ए क्या? तब से तो चिल्ला रहा है, बोल नहीं रहा है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आइटम आएगा शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर पेड अप कैपिटल आएगा 997 का, 990 थे और 7,000 वो फोरफिट शेयर का जुड़ेगा, मैं बाद में नोट बना के दिखा दूंगा, घबराने का नहीं है। और दूसरा आएगा वो है रिजर्व एंड सरप्लस। दो आइटम था, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,01,000 और 25,000 का कैपिटल रिजर्व,
दोनों मिला के 226। डोंट वरी, मैं नोट में दिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं नोट में दिखा दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट हेड जो बनता है वो है नॉन करेंट लाइबिलिटी। सब में कुछ था नहीं तो बाहर में नील लिख देना। और उसके बाद आता है करेंट लाइबिलिटीज। सब में कुछ था क्या? नहीं था तो बाहर में नील लिख देना। और फिर लाइबिलिटी साइड अगर हो जाए तो उसका टोटल निकाल लेना। कितना रहा? 1223। तो जितना इस साइड आएगा उतना ही रुपया में पड़ा होगा, रुपया के रूप में। एसेट्स। वैसे एसेट्स में पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स, पर मुझे नहीं लगता कोई नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है। नहीं है तो नील लिख देना। और फिर आएगा दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट में एक ही चीज आएगा क्योंकि सारा तो पैसा के रूप में ही आया था घर में, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और वो आप देख ही लिए थे 1223। बुद्धि लगा के निकालेंगे तो भी वही आएगा, नहीं लगाएंगे तो भी वही आएगा। वो मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया। मैंने शॉर्टकट बाद में दिखाया तो पहले लॉन्ग कट दिखाया, रीजन है तभी शॉर्टकट का इज्जत होता है। अगर मैं डायरेक्टली फटफट करके बता देता तो तुम ना ये शॉर्टकट का इज्जत ही नहीं करेगा जीवन भर। पहले यहां तक फॉर्मेट तो खत्म करो। खत्म नहीं हुआ, इसके नीचे क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, बिना नोट्स के तो चलेगा ही नहीं। ये मैं ज्यादा फास्ट लिख दिया क्या? नहीं ना, सब साथ साथ है ना मेरे। लाइबिलिटी साइड तो सबको लिख लिया ना, थोड़ा ऊपर कर देते फिर। इसके नीचे आएगा नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले नोट 1 बनाना चाहिए। किसका? शेयर कैपिटल। हड़बड़ा के मेरे से पहले जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। साथ साथ चलना। पहले लिखा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सम तो आपके पास है, देख के बताओ सम में ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दिया था? नहीं दिया है। श्योर नहीं दिया है? अगर नहीं दिया तो चलो नील लिख दो, मत लिख देना ऐसा किसी का बात सुन के क्वेश्चन मार्क डबल लाइन क्लोज, क्योंकि नील का मतलब क्या है? जीरो। जीरो नहीं बोल सकते, नहीं पता है। ऑथराइज के बाद क्या दिखा जाता है? इशूड। उसके बाद सब्सक्राइब, और उसके बाद पेड अप। अच्छा मजा का बात है, इस बार जितना कॉल्ड अप उतना ही पेड अप, कोई अरियर वरियर तो नहीं है। अच्छा इशूड कितना शेयर था? 500 शेयर, 10,000। इशूड वही था ना, 10,000। अरे बोलना सब्सक्राइब 9,900 है, सब्सक्राइब हो रखा है क्योंकि 100 शेयर तो अभी लेफ्ट टू बी रीइश्यूड है ना। आज का प्रेजेंट सब्सक्राइब 9,000। समझ रहा है मेरा बात? कॉल्ड अप तो पूरा 10 ही है और वही पूरा क्या है? पेड अप भी है। तो पहले मैं लिख रहा हूं इशूड। छोटा छोटा बात है मुन्ना। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना था? 10 ईच की 100 ईच? कितना था? 100 ना। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10 लाख क्या? सुनो ना, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप
एंड पेड अप एक साथ लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि तीनों ही सेम है ना, तो ऐसे कंबाइन भी किया जा सकता है। ऐसे कंबाइन भी, कॉल्ड अप पेड अप तो चलो कर ही देते हैं हम लोग हमेशा ही, पर अब चाहो तो बाकी को भी कंबाइन करें। मान लो इशूड भी सेम होता ना, अगर तो मैं एक साथ लिख देता इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। भैया पिछला समय तो नहीं किए, तो सुनो ध्यान से, जब तुम पूछ ही रहा है, भले खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं फिर खुद ही बोलते हैं बात को। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हो ना, तब उसमें ज्यादा कंबाइन मत करना, समझा मेरा भाई? उसको छोड़ के और कोई चैप्टर का सम होगा ना, तब तो सब कंबाइन करके खत्म करना, क्योंकि हर चैप्टर का फोकस अलग होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? इशू का फोकस हमको पूरा डिटेल में दिखाओ तो हम डिटेल में दिखा देंगे, और जहां डिटेल नहीं मांगेगा वहां शॉर्टकट मारेंगे। वो आगे सम्स में दिखा पाऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा तो समझ भी नहीं आएगा और फायदा भी नहीं है ना, तुम लोग याद ही नहीं रखता है। जब 7-7 8-8 बार एक चीज बोलने के बाद याद नहीं रख पाता है छोटा सा बात, तो ये बोल के तो घंटा याद रखेगा तुम, ठीक है ना? चलो आगे। तो सब्सक्राइब में लिख रहा हूं 9,900 इक्विटी शेयर 10 each, कॉमा फुल्ली पेड, क्योंकि जितने लोग हैं सारे लोग पूरा रुपया दे रखे हैं, पूरा का पूरा 990, और इसके साथ जुड़ेगा फोरफिटेड शेयर का बैलेंस, फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस। वैसे शॉर्टकट है 100 शेयर लेफ्ट टू बी इशूड इनटू 70 रुपीज। किसी को समझ में आए तो अच्छा, नहीं आए तो बहुत अच्छा। आज आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, दिल जीत लिया। हाँ हाँ, तब तो पूरा ही आएगा। जितना भी बैलेंस बचा फोरफिटेड शेयर का यही दिखाया जाएगा बस। एक्चुअली पहले ये फिगर निकलता और फिर ये फिगर कहां बैठाया जाता है? बैलेंस शीट में जाके। मेरा बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब दूसरा नोट किसका बनाना है मुझे? रिजर्व एंड सरप्लस 100 हाँ 100 ही है, ठीक है सर। उसके बाद नोट नंबर 1 बन जाए तो नोट नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें 2 ही आइटम था, एक तो नया नवेला एकदम ताजा ताजा गरम गरम है, फ्रेश फ्रेश, कैपिटल रिजर्व था 25,000, और एक तो कौन था? सिक्योरिटीज प्रीमियम था। आप चेक करोगे तो कर सकते हो 2,01,000 था। कैसे आया था? क्या दोबारा दिखाना है? नहीं ना, समझ गए ना? ये 226। अगर आप थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं तो ये जो टोटल है ना, यहां पर निकाल के प्रैक्टिकली फिर बैलेंस शीट में जाके बैठाया जाता है। समझ रहे मेरा बात? अच्छा, पर हमको अभी थोड़ी नाम तो पहले ही बैठा रखे। और लास्ट एक नोट बनाना है जिसका नाम है नोट 3, जो कि है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, आप एक और बात बता ही देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। मतलब जब एक ही आइटम होता है ना, तब उसका इतना डिटेल अगर नोट नहीं बनाता है तो भी मार्क्स नहीं काटता। पर मैं ना बोलता हूं बना ही दिया, क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा के लिए। खुश हो जाता है बेचारा लोग देख के कि कोई बच्चा पूरा बना के दिया हमको। पर एग्जाम वाइज अगर आप चाहो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट को छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही आइटम है। अगर 2 आइटम हो जाएगा, मतलब कैश बैलेंस भी है बैंक भी है, तब आपको बना के नोट टोटल करके दिखाना पड़ेगा। बट अगर एक ही आइटम है तब वो टोटल करने का जरूरत नहीं है। फिर ये बच्चा बोलेगा भैया पेड अप कैपिटल तो एक ही आइटम है। अरे नहीं, कैपिटल पूरा डिटेल दिखाना, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब वो सब वो लोग मांगता है चेक करने के लिए। समझ गया? तो इसी के साथ हमारे ये सम और चैप्टर और ये लेक्चर तीनों एक साथ समाप्त हुए। मतलब इशू एंड फोरफीचर पूरा खत्म हो गया।